साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति पूरे डेडिकेशन और जुनून के साथ लगे होंगे। तो चलिए आज के इस मॉर्निंग सेशन क्लास में करंट अफेयर देखेंगे और आज बात करेंगे 19 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसके मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। और कुछ ऐसे न्यूज हैं जो आपको जरूर याद रखना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला तो 18 सितंबर एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये विश्व बांस संगठन के द्वारा ऑर्गेनाइज एक दिवस है जो मुख्य रूप से बांस के संवर्धन, बांस के प्रजाति या बांस जो प्लांट होता है उसके विकास, कैसे उसको बचाया जाए और कैसे उसका विकास हो सके ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए ये दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट होता है। ये ध्यान रखना है कि बांस के कल्टीवेशन मतलब उत्पादन या कृषि में दुनिया का नंबर 1 कंट्री चीन है और चीन के बाद भारत का ही दूसरा स्थान है। मतलब सबसे ज्यादा बांस चीन में उत्पादन होता है और चीन के बाद भारत में होता है। और भारत में खास करके पूर्वोत्तर भारत को ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत मतलब जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसाम, मेघालय, मणिपुर, ये सब खासकर आसाम के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बांस होता है। और दुनिया में जितने तरह के बांस होते हैं उसमें अकेले पूर्वोत्तर भारत में 50% से अधिक बांस की प्रजातियां होती है। बांस ट्री नहीं है, ध्यान रखना है। बांस एक प्रकार का घास की प्रजाति है। जो हम लोग ग्रास उगाते हैं या ग्रास होता है प्लांट के रूप में, वही घास की प्रजाति। अक्सर पूछता भी है कि बांस है क्या, कि झाड़ी है, घास है, वृक्ष है, तो क्या है? घास है। और ध्यान रखना है कि बांस से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। खासकर पेपर, जितने भी कागज हम इस्तेमाल करते हैं सब बांस से बनाया जाता है। घरों के निर्माण में या बहुत सारे बास्केट के निर्माण में, बर्तन के निर्माण में आजकल बांस का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। और इसी के चलते भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय बांस मिशन की भी घोषणा किया है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन इसी को ध्यान में रख करके भारत में बांस को बढ़ावा देने के लिए, बांस को संबंधित कार्य करने वाले जो भी कारीगर हैं या जो भी किसान हैं, उनको ध्यान में रख करके राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के तौर पर किया गया है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है 18 सितंबर विश्व बांस दिवस के रूप में। आगे चले तो सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कहा है कि सैन्य क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा करके 74% कर दिया गया। 74% FDI, फॉरेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट। किसके लिए? तो स्वतः मार्ग से कोई निवेश करता है, मतलब इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के मार्ग से आता है, सरकार के चैनल से आता है, तो ये निवेश की सीमा 74% से भी अधिक हो सकती है। और ये एक बड़ा डिसीजन है। सेना एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसमें विदेशियों को आने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन सरकार ने सैन्य क्षेत्र का विकास हो, सैन्य क्षेत्र में या सैन्य उपकरण के निर्माण में भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सके, आयात कम करना पड़े, निर्यात कर सके, इसके चलते विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा करके 74% किया गया। स्वतः मार्ग से 74% तक और सरकारी मार्ग या चैनल के द्वारा 74% से अधिक। जबकि पहले स्वतः मार्ग से मात्र 49% ही FDI की छूट दी गई थी सरकार द्वारा। तो एक बड़ा डिसीजन है। और ये ध्यान रखना है कि सैन्य उपकरण के निर्माण में भारत 72% अभी भी आयात कर रहा है, मतलब विदेशों से सामान मंगाता है। तो ये इसी को कम करने का उद्देश्य है इस डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है 19 सितंबर से संबंधित। 19 सितंबर को सिंधु नदी जल बंटवारे के 60 वर्ष पूरे हो गए। 6 दशक हो गया। तो 6 दशक 2020 में पूरा हुआ। अर्थात ये समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। तो 40 साल उधर और 20 साल इधर, 60 साल हो गए इस जल बंटवारे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था उस समय के गवर्नमेंट्स का, पाकिस्तान सरकार का और भारत सरकार का। और इसके द्वारा 6 नदियों को बांटा गया 3-3 की श्रेणी में। और 3 नदी चला गया भारत के हिस्से में और 3 नदी पाकिस्तान के हिस्से में। और इस प्रकार से जो जल का उपयोग है ये दोनों देश आपस में करने लगे। तो 3 नदी कौन कौन? तो ध्यान रखना है, भारत के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलज,
ये ध्यान रखना है, जो सतलज नदी तंत्र है उसी का या सिंधु नदी तंत्र है उसी का ये बंटवारा है। और पाकिस्तान के हिस्से में चला गया सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां पाकिस्तान को मिली और 3 भारत को। जबकि ये ध्यान रखना है, सिंधु इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है और सिंधु नदी के 20% जल पर भारत का अधिकार है और भारत इसके 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो ये बंटवारा जो हुआ 19 सितंबर को हुआ था 1960 में और उसके 6 दशक या 60 वर्ष पूरे हो गए। तो ये ध्यान रखना है। आगे एक इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन का न्यूज है, मेकॉन्ग अमेरिकी साझेदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ध्यान रखना है। तो अमेरिकी प्रशासन ने मेकॉन्ग राष्ट्र ध्यान रखना है, ये मेकॉन्ग राष्ट्र कभी कभी पूछ देगा। तो मेकॉन्ग राष्ट्र कौन है, तो ध्यान रखना, इसमें मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। मतलब ये बहुत छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चीन को देख करके। और इसी चीन को देख करके अमेरिकी प्रशासन ने मेकॉन्ग राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी किया, 2 चीज के लिए, कि मेकॉन्ग राष्ट्रों का आर्थिक विकास हो सके और चीन का जो इंटरफेरेंस है, चीन इसमें जो अपना दबदबा बनाए हुए रहता है उसको कम किया जाए और चीन के प्रभाव को रोका जाए। तो इसके चलते अमेरिकी प्रशासन ने मेकॉन्ग राष्ट्रों के साथ ये साझेदारी की घोषणा किया। और दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ देश है, उसको ध्यान रखना है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम और इसके अलावा थाईलैंड। तो ये सब देश को दक्षिण पूर्व एशिया देशों के रूप में जाना जाता है और इन्हीं सब देशों से संबंधित ये साझेदारी अमेरिकी प्रशासन के द्वारा किया गया। मेकॉन्ग एक नदी का नाम है जो तिब्बत से निकलती है, चीन और इन राष्ट्रों से होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो मेकॉन्ग नदी के नाम पर मेकॉन्ग राष्ट्र, और मेकॉन्ग राष्ट्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है जिसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब देशों को शामिल किया जाता है। और यहां जानते हो कि इन सब देशों पर चीन हमेशा दबदबा बनाना चाहता है और इसी के चलते अमेरिका इंटरफेयर करके इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो एक बड़ी साझेदारी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट IFC का एक इंपॉर्टेंट डायलॉग, डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2021। तो डायलॉग हुआ किस पर, ईज ऑफ लाइफ मतलब जीवन को आसान बनाने के लिए, तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सतत विकास का जो लक्ष्य है 2021 का, इस पर एक डिबेट हुआ डायलॉग के द्वारा। और ये डायलॉग संपन्न हुआ मुंबई में। तो मुंबई में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना है। और SDG 2030 पर काम हो रहा है पूरे विश्व में और इसमें अभी हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी के चलते 2021 में क्या होना चाहिए लिविंग के लिए, जीने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या काम होना चाहिए, इस पर एक डिबेट डायलॉग के द्वारा किया गया, जिसमें ध्यान रखना है 2-3 चीज, सार्वजनिक परिवहन का विकास, साथ ही ग्रीन हाउस और तथा इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा एक इंपॉर्टेंट सहयोग के लिए भारत को कहा गया है कि इन सब क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का विकास हो, ग्रीन हाउस का डेवलपमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना हो, तो इसमें भारत को सहयोग मिलेगा और $2 ट्रिलियन का मदद का आश्वासन IFC के द्वारा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 मुंबई में आयोजित हुआ, ये ध्यान देना है। आगे चलें तो विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का 2020 जारी किया गया और इसमें भारत को 116वां स्थान मिला, जबकि पहला स्थान पर एक छोटा सा देश मौजूद है और वो पहला स्थान है सिंगापुर का। ये ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी देश के लिए मानव पूंजी सबसे बड़ी पूंजी होती है, ह्यूमन कैपिटल, कि वहां के मानव कैसे हैं, उपयोगी हैं कि नहीं, प्रोडक्टिव हैं कि नहीं, वो मानव यूजलेस हैं कि काम कर सकते हैं देश के लिए कि नहीं। और इसके लिए 2 चीज, उस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा का डाटा तैयार करके ये जारी किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का कोरोना काल में काफी खराब स्थिति है, बच्चे स्कूल से दूर हो गए,
स्कूल बंद है काफी दिनों से, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और इसको देख करके जब डाटा तैयार हुआ तो विश्व के 174 देशों में भारत का स्थान 116वां था, जबकि सिंगापुर इसी लिस्ट में पहले स्थान पर था। तो ये एक विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की स्थिति, जिसमें आपको ध्यान रखना है भारत के पोजीशन को और पहला पोजीशन को। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें, याद रखें और बहुत उपयोगी है, जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता। तो फिर मिलेंगे आगे के क्लास में। तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की।